राजनीति 80 के दशक से आगे देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि कि 80 के जस्ट पूर्व कांग्रेस पार्टी की स्थिति लड़खड़ा रही थी, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह भी विशेष कुछ कर नहीं सकी। पुनः उन राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया इंदिरा गांधी ने और 1980 में इंदिरा गांधी की भारतीय केंद्रीय राजनीति में वापसी हो जाती है। वहीं 80 का दशक भारतीय राज्य राजनीति का बदलते दौर का और परिचायक बना। यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर गठबंधन की राजनीति उसके बाद भी दिखती है। उसके बाद भूमंडलीकरण का वो दौर आता है। नेतृत्व की एक नई पीढ़ी उभरती है। जातीय जातीय पिछड़ा वर्ग जनजाति भाषा आदि से की पहचान की राजनीति होने लगती है। लोग अधिकार की मांग करते हैं, किसानों का आंदोलन बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या अलग उभरती है, जम्मू कश्मीर पंजाब में विप्लव होता है, आतंकवादी घटनाएं घटती है और स्वायत्तता का आंदोलन चलता है और कई समूहों ने नव सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों को अपने अधिकार की जागृति आ रही थी और हालांकि ये सब घटनाएं राज्य राजनीति के परिणाम स्वरूप उभरती रही थी, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पर दिखता है। एक और राज्य राजनीति में इस तरह की आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वहीं इंदिरा गांधी केंद्रीय स्तर पर अपने पार्टी अपने नेता में जो जिस अभाव को देख रही थी उसे इन्होंने पुनः शुरू करना चाहा। अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को उन्नत बनाना चाहा। गरीबी हटाओ का नारा यद्यपि कि नारा रह गया था, लेकिन देश का एक विशाल जनसंख जनसंख्या बहुत से लोग इसे काफी लोकप्रिय नारे के रूप में देखे, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इस संदर्भ में उन्हें हरिजन आदिवासी का भी सहारा मिला, साथ मिला, अल्पसंख्यकों का भी बहुत साथ मिला। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक थे वे मान रहे थे उस समय भी कि ऐसी बातें नहीं है कि इंदिरा गांधी सिर्फ लोक लुभावनवादी नारे पर ही जी रही थी। वे उन्होंने एक आयरन लेडी के रूप में दुनिया को दिखा दिया था कि किस तरह देश चलाया जाता है। वो सिर्फ गूंगी गुड़िया नहीं रह गई थी जैसा कि उनके आने के पहले कुछ लोग कहते थे। और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना चाहा, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना वही शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, वहीं से उन्होंने उसका व्यवहारिक लाभ लेना स्टार्ट कर दिया गया था। एक तरह से यथार्थवादी नीति को वो अपना रही थी, जो व्यवहार में आवश्यकता उन्हें लग रही थी, उन्हें उन्होंने शुरू कर दिया था। और यद्यपि कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की दिलचस्पी राजनीति में थी और उन्होंने भी इसे इंदिरा गांधी की नीति को एक तरह से आगे बढ़ाना पसंद किया। और जिस तरह की हालांकि कुछ उनकी नीति रही कि ऐसा लगा कि वो एक द्वंद्व में जी रही हैं, हिंसा का वातावरण बनेगा, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी थी। 80 के बाद एक तरह से जहाँ देखते हैं कि पिछड़े वर्ग में अपने अधिकारों की मांग के लिए चेतना जगी, उसी तरह दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगता है। उत्तर भारत में बसपा बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है। दलितों को लेकर चेतना जगाने का प्रयास किया जाता है। दलित को लेकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में जनता दल भी यहाँ पर बिहार में अवतरित होती है। एक तरह से पिछड़े वर्ग को उत्थान को लेकर और विभिन्न जातियों का बोलबाला बढ़ता है। जाति की राजनीति शुरू होती है, जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति शुरू होती है और राज्य राजनीति को एक नया स्वरूप मिलने लगता है। यहाँ पर 1980 के दशक की कुछ घटना को हम देखते हैं, तो 1982 के बाद 82-83 की बात करें तो गरीबी हटाओ की इंदिरा गांधी का नारा इन क्षेत्रीय आंदोलन क्षेत्रीय लहर पर कम पड़ रहा था और यह धीरे धीरे गौन होने जा रहा था। आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो,
धीरे-धीरे इस नारे से दूर होते चले जा रहे थे, न केवल इस नारे से बल्कि कांग्रेस से भी दूर जाने लगे थे और यही कारण रहा कि राज्यों से भी उनकी सत्ता धीरे-धीरे खिसकते जा रही थी। लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि राज्य केंद्र हो अथवा राज्य उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार जा और यहाँ पर जो और घटनाएं घटी, भिंडार बाला मामला पंजाब का, वो जानते होंगे। वहां पर अकाली दल उभरा और उसको हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्तर से प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब में कुछ समय के लिए सिख हिंदू की समस्या भी हो गई, दंगे जैसी भी स्थिति बाद में उसके बाद दिखती है और पाकिस्तान द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद उस समय से शुरू हुआ, वहाँ पर इन्होंने भी एक तरह से एक नया मोड़ दिया। बम्बई में दंगा हो गया, भिवंडी में दंगा हो गया था। फिर देखते हैं कि शिवसेना के साथ दोस्ती हो जाती है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उसे गिरा दी जाती है। आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है और पुलिस को राजनीतिक विरोध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है। और वहीं पर आप देखते हैं कि इसी सब संदर्भ में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जहाँ की उ विरोधी भी एक तरह से कहीं न कहीं उसे आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए उन्हें समर्थन देते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि न केवल क्षेत्रीय मुद्दे उत्तर प्रदेश, बिहार में उभरते हैं, बल्कि वहाँ पर पंजाब में भी देखते हैं भारतीय किसान यूनियन गठन होता है, महाराष्ट्र में श्वेतकारी संगठन उभरता है, गुजरात में खेतियों समाज, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रैयत संघ। इन सब जगह जो धनी किसान थे, संभ्रांत किसान थे, उन लोगों ने अपनी संगठन बनाकर अपनी बातें रखनी चाहिए व्यापक तौर पर इसे। और वहीं हम यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी नए-नए संभ्रांत उभरते हैं। हालाँकि 70 के दशक और 80 के दशक के दोनों में राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर आ जाती है। पहले 70 के दशक में जहाँ हरित क्रांति थी, वहीं भूमि सुधार की बात हुई, राजनीतिक सत्ता में कृषक उत्पादक की भागीदारी बढ़ाने की बात होने लगी, कृषक के अनुकूल, उसके व्यापार के अनुकूल शर्त मनवाने की बात हो रही थी और उसके बाद बाजार व्यवस्था से यह मुद्दा जुड़ जाने लगा और जब नव सामाजिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि बनाई, उभरा, तो विभिन्न राज्यों में तरह-तरह की माँगें उठने लगी। उसके बाद आरक्षण जैसे मुद्दे ने पूरे न केवल किसी राज्य को, पूरे देश को इसमें हिला कर रख दिया। नए राज्यों के गठन और केंद्र से राज्य को संसाधन इसके बाद दी जाने लगी और केंद्र ने भी समझा कि राज्य की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। थोड़ा-सा ज़िक्र राजीव गांधी के बारे में भी करना यहाँ पर उपयुक्त होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति से वे पूर्णतः वाकिफ़ नहीं थे, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी। लेकिन वंशानुगत राजनीति कहें या पार्टी की निष्ठा कहें, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है और राजीव गांधी जन समुदाय की तरक्की के लिए आधुनिकीकरण को अपनाना चाहते थे। वे रूपांतरित राजनीति करना चाहते थे। वे देश के पिछड़ेपन से दूर जाना चाहते थे और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वे अभिजन समूह जो थे, राजनीतिक पार्टियां थे, उनसे क्षेत्रीय समझौता करके एक तरह से शांति स्थापित करने के साथ-साथ सबको लेकर चलने की नीति अपनाई। हालाँकि राजीव गांधी ने भी इंदिरा गांधी की नीति को पूर्णतः दरकिनार नहीं किया और कई तरह की बातें जिस कठोरता से वे निर्णय लिया करती थी, यहाँ पर राजीव गांधी के शासनकाल में भी वह जारी रही। भारतीय विदेश नीति जो थी, वह उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कुछ बातें देखने को नहीं मिलती है। ना ही भारतीय राजनीति एकदम से बदल गई। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब की समस्या उभर रही थी। उसके बाद असम, नॉर्थ ईस्ट, असम, मिज़ोरम में भी सख्ती बरती गई, वहाँ भी उग्रवादी का
आंदोलन बढ़ते जा रहा था, वो शक्ति राजीव गांधी के शासन में भी दिखती है। और उसके बाद कई जगह कई एक कारण से दंगे भी हुए और उसी संदर्भ में एक मुद्दे आप देखते हैं सावानो प्रकरण कभी आया, वहाँ पर भी उस तरह का समुदाय के बीच घृणा द्वेष का वातावरण बना। कई एक कारण थे, राष्ट्रीय एकता पर खतरे जैसे बातें लोगों में भावनात्मक रूप से उभरने लगी और कई तरह की यहाँ पर असहिष्णुता का भी वातावरण कई जगह देखने को मिलती है। हालाँकि राजीव गांधी को जो जनता ने सहानुभूति से वोट दी थी, वह अपार वोट दी थी। उनकी माँ की हत्या हुई थी और अपार सहानुभूति से वोट मिला था। इतना वोट मिला था कि उतना वोट जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला था। और हम देखते हैं कि 1989 तक उनकी सरकार चलती है। लेकिन 1989 के बाद उनके वही मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह ने के नेतृत्व में ही विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। वीपी सिंह के साथ-साथ वैसे भी लोग थे जो कांग्रेस से निकाले जा चुके थे या निकल जा चुके थे और यह ठीक 1977 जैसी पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर अंतर यही था कि विपक्ष जो सरकार बनाए थे वीपी सिंह के मंत्रिमंडल, तो उन्हें समर्थन नहीं, पूर्णतः बहुमत नहीं था, अल्पमत की सरकार थी। उसे कम्युनिस्टों का भी साथ चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का भी साथ चाहिए था और ऐसा ज़्यादा दिन उम्मीद नहीं थी चलने वाला और यही हुआ। राजीव गांधी की छवि कभी खराब नहीं हुई, इनकी छवि हमेशा मिस्टर क्लीन जैसी बनी रही और हालाँकि बाद में इन पर उनकी मृत्यु के काफ़ी बाद इन पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया और यहाँ पर अगर वीपी सिंह की छवि देखें तो इनकी छवि ईमानदारी की थी, लेकिन उनका जो जिस विपक्षी की हैसियत से लड़ रहे थे वहाँ पर उनकी छवि थोड़ी डगमगाने वाली लगी, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि इंदिरा गांधी की ने जब आपातकाल लगाया था तो वीपी सिंह ने उनका समर्थन किया था। तो ऐसे में इनकी छवि थोड़ी मिस्टर क्लीन के सामने कम ही पड़ती थी। यद्यपि कि इन पर भी ईमानदारी का ठप्पा लगता है कि ये भी ईमानदार थे। वीपी सिंह के कार्यकाल में ही मंडल आयोग का पिटारा खुलता है। उसके मंडल और कमंडल में भारतीय राजनीति में काफ़ी तूफान आता है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तूफान आता है। कई तरह की उत्पातें बचने लगी, विश्वविद्यालय स्तर पर काफ़ी बसें जलाई जाने लगी और जो हमारे देश में बुद्धिजीवी समुदाय थे, वे भी ध्रुवीकृत होने लगे। एक तरह की बेचैनी, एक बड़ा धरा इसे मानने वाला, एक बड़ा धरा इसका विरोध करने वाला। वीपी सिंह के शासनकाल में तो मंडल आयोग आ गया था, लेकिन उन्होंने लागू करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसके पहले अगर बीपी पिछड़ा वर्ग का ये हिमायती बन रहे थे, लेकिन इनकी छवि कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के विरोधी जैसी थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी एक इन्होंने दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया था। उनमें फर्जी मुठभेड़ जैसी बातें आ गई थी और ऐसा कहा जाता था, ऐसा आरोप लगाया जाता था कि बड़े पैमाने पर यादव युवकों की हत्या की गई थी। चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इनके खिलाफ तो आंदोलन छेड़ दिया था, यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तक बात पहुँचाई गई थी। बहरहाल लेकिन यहाँ पर वीपी सिंह ने जो कदम उठाए थे, ये काफ़ी व्यापक दूरगामी सामाजिक राजनीतिक परिणाम लाने वाले थे और इसकी परिघटना ने कई तरह के नए-नए नेता में भी उभार लाया। हम देखते हैं कि बिहार में इसके बाद लालू प्रसाद यादव की उभरते हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उभरते हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में ही उभरती है दलित को लेकर, विशेष करके वहाँ पर वे दलित पिछड़ी मुसलमानों के एक गठजोड़ के रूप में ये लोग आगे आते हैं। एक तरह से सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववादी राजनीति दोनों में टक्कर जैसी स्थिति व्यापक रूप में बनती दिखती है।